क्लास 7 चैप्टर 6 टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट पर्सन कंटिन्यू करेंगे। न्यू टाउन्स एंड ट्रेडर्स इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। न्यू टाउन्स के बारे में पढ़ेंगे, न्यू ट्रेडर्स के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये बेसिकली इंग्लिश कंपनी, डच और इन सब के रिलेशन के अंदर है। In the 16th and the 17th century, European countries were searching for spices and textiles, which had become popular both in Europe and West Asia. तो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ये सारी कंट्रीज जो है इंडिया को ढूंढ रही थी, क्यों? क्योंकि स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल, इंडियन स्पाइस और इंडियन टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, बहुत पॉपुलर हो गया था यूरोप एंड वेस्ट एशिया के अंदर। इसकी मार्केट जो थी बहुत ज़्यादा थी। इसकी वजह से ये लोग जो क्या है, कंट्रीज जो है इंडिया को ढूंढ रही थी। द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच formed East India companies in order to expand their commercial activities in the East. तो इंग्लिश, डच और फ्रेंच ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाई। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी नाम में ईस्ट इंडिया, ईस्ट यानी ईस्ट की तरफ जाना था। क्यों? यूरोप, वेस्ट एशिया, सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्ट में जाना था। ईस्ट में भी कहाँ मेन जाना था? इंडिया में जाना था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस, टेक्सटाइल बहुत अच्छा है और इसके लिए इन्होंने क्या किया, कंपनीज बनानी शुरू की। क्यों? क्योंकि बेसिकली ये ट्रेडिंग के मकसद से आए थे, तो इन्होंने कंपनी फॉर्म करी। तो उन्होंने नाम ही अपना क्या रख लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इंग्लिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, एक डच ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, एक फ्रेंच ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और ये सारे इंडिया की तरफ आना शुरू कर दिया। क्यों आना शुरू कर दिया? इनका मोटिव क्या था? बेसिकली मेन मोटिव इनका ये था, इनको अपनी कमर्शियल एक्टिविटी जो है ईस्ट के अंदर बढ़ानी थी, इंक्रीज करनी थी। Initially, great Indian traders like Mullah Abdul Ghaffur and Virji Vora, who owned a large number of ships, competed with them. तो पहले तो क्या है, इंडियन ट्रेडर्स ने इनको बहुत कम्पीट किया है इन सब के साथ, इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच के साथ। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्योंकि ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी, क्या ये जो कंपनीज थी, इनकी नेवल पावर बहुत स्ट्रांग थी। नेवल पावर इनके पास ज्यादा शिप्स थी, ज्यादा स्ट्रांग थी वो। तो इंडियन ट्रेडर्स थे वो बेसिकली इनके सामने ना हार गए थे और बेसिकली इन्हीं के अंडर हो गए थे, इन्हीं के एजेंट बन चुके थे। और ऊपर से क्या था, ये जो जैसे हमने पहले पढ़ा कि पोर्टुगीज ने क्या किया, सूरत में हमने जब पढ़ा उसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो हमने एक रीजन ये पढ़ा था कि सूरत में क्यों डिक्लाइन हुआ। पोर्टुगीज ने क्या किया, कंट्रोल करने लग गए वो क्या, सी पोर्ट्स, ये जो सी रूट्स हैं, सी रूट्स को कंट्रोल करने लग गए। तो सी रूट्स को कंट्रोल करने लग गए इन द सेंस, इंग्लिश जो शिप्स आती होंगी या फिर जो बाकी कंट्री से शिप आती होंगी उनको वो रोकने लग गए या मान लो डिस्ट्रॉय करने लग गए। ये मतलब होता है रूट कंट्रोल करने का। तो हम इसके अंदर भी पढ़ेंगे कि इंडियन जो ट्रेडर्स थे या जो सी रूट्स थे, इंग्लिश ने जो थे यानी जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने अपना रूट्स जमा लिए थे बड़े अच्छे सी रूट्स। इनका पॉलिटिकल पावर जो थी बड़ी ज्यादा बन गई थी। इसकी वजह से बाकी ट्रेडर्स यानी कि जो फ्रेंच, डच है, ये भी इतना नहीं इंडिया को एस्टैब्लिश कर पाए। मतलब हमने ये देखा, ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में ट्रेड करने आई थी, इसने पूरा इंडिया को रूल करना शुरू हो गया क्योंकि इसने अपनी पॉलिटिकल पावर इतनी स्ट्रांग बना दी। ये आप सबको जो है 8th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ोगे। The English, Dutch and French, अच्छा ये हो गया। However, the European companies use their naval power, हाँ इनकी नेवी की पावर यानी शिप पावर जो है इनके पास बहुत ज्यादा थी कंपनीज के पास, to gain control of sea trade and forced Indian traders to work as agents. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इनकी नेवल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि इन्होंने क्या किया, सी के ट्रेड को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और जो भी इंडियन ट्रेडर्स थे इनके एजेंट बन के रह गए बस। Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. सबकॉन्टिनेंट में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर जो है बात कर रहे हैं हम, जो ईस्ट में पड़ता है, इंग्लिश सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकली एंड कमर्शियली निकला। The spurt in demand for goods like textiles led to a great expansion of craft of spinning, weaving, bleaching, dyeing, etc. with more and more people taking them up. अब क्या हुआ, स्पर्ट इन डिमांड यानी एकदम से, यानी कि जब एकदम से ज्यादा डिमांड हो जाती है ना, उसको कहते हैं स्पर्ट इन डिमांड। तो एकदम से ज्यादा डिमांड हो गई टेक्सटाइल्स की। क्यों? यूरोपियन कंट्रीज आनी शुरू हो गई, यूरोपियन कंपनी आनी शुरू हो गई, ट्रेड बढ़ गया, टेक्सटाइल की डिमांड बढ़ गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ क्राफ्ट हुआ, यानी कि ये जो स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, ब्लीचिंग, ये जो कपड़े बनाने के लिए, टेक्सटाइल बनाने के लिए जो चीजें यूज होती हैं, इनका एकदम से एक्सपेंशन हो गया क्राफ्ट का। ज्यादा लोग ये क्राफ्ट लेने लग गए, ज्यादा लोग स्पिनिंग, वीविंग करने लग गए, ज्यादा लोग वीवर्स बनने शुरू हो गए।
लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है जो हम आगे पढ़ेंगे। इंडियन टेक्सटाइल डिजाइन बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड। ऑब्वियसली जब ज्यादा लोग लेंगे तो क्या है, उनको उनकी रिफाइनमेंट होती रहेगी, यानी जब क्राफ्ट ज्यादा आप करोगे तो वो और रिफाइन होने लग जाएगा, वो और अच्छा होने लग जाएगा। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक आया, वो क्या है, दिस पीरियड ऑल्सो सॉ द डिक्लाइन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये मेजर ड्रॉबैक। पहले हम कपड़ा बनाते थे, इंडियन वीवर्स जो है उन्होंने कपड़ा बनाया और वो जहां मर्जी बेचें, जिस मर्जी को बेचें उनकी मर्जी। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट पर्सन थी, ये बाद में कम होने लग गई जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फुल जो है पॉलिटिकल कंट्रोल गेन किया। They now began to work on a system of advances, which meant they had to weave cloth, which was already promised to European agents या फिर जो यूरोपियन कंपनी से। यानी कि एक तरह से क्या हुआ, जब यूरोपियन कंपनीज आई इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस का, बेसिकली हम टेक्सटाइल का पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो कैसे ट्रेड करेंगी, उन्होंने एडवांस ऑर्डर देने लगे। मतलब मैंने आपको ऑर्डर दिया, सपोजली आप एक वीवर हो, मैंने आपको ऑर्डर दिया कि आप एक काम करो, चलो मुझको 100 जो है ये क्लॉथ बना कर दे दो, 100 पीसेस चाहिए मुझे, 100 पीसेस चाहिए, और ये लो आप एडवांस पैसे ले लो। तो अब जब आप ये 100 पीसेस बनाओगे तो आप ये मेरे को ही बेचोगे, आप ये किसी और को नहीं बेच सकते। यानी कि आपकी जो इंडिपेंडेंस थी, मतलब पहले आप 100 पीसेस बनाओ, आप जिस मर्जी को बेचो, अब आप नहीं वो कर पाओगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऑफ एडवांसेस शुरू हो गए। मैंने जब आपको एडवांस में पैसे दिए हैं, जब मैंने आपको एडवांस में ऑर्डर दिया है, तो अब आप सिर्फ जो भी क्लॉथ बनाओगे, जो भी आप क्लॉथ वीव करोगे, मुझे ही दोगे, यानी यूरोपियन एजेंट को ही दोगे, जैसे आपने प्रॉमिस किया था। ठीक है। वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ और वीविंग देयर ओन पैटर्न्स। इवन पैटर्न भी है वो खुद नहीं वीव कर सकते, उन्हें बस वीव करना है। मैं बताऊंगी आपने कौन सा पैटर्न बनाना है, मैं बताऊंगी कौन सा कलर का पैटर्न चाहिए, कैसा पैटर्न चाहिए, आप किसको बेचोगे, सब कुछ मैं बताऊंगी। मैं कौन हूँ? एक यूरोपियन एजेंट। वीवर आपके अब हाथ में कुछ नहीं है, आप अपना डिजाइन चूज कर सकते हैं। मैं जो डिजाइन दूंगी वही आपको बनाना पड़ेगा। तो वीवर्स की जो इंडिपेंडेंस थी, क्राफ्ट पर्सन की जो इंडिपेंडेंस थी, ये मेजर ड्रॉबैक रहा, ये खत्म हो चुकी थी। दे हैड टू रिप्रोड्यूस द डिजाइन सप्लाइड टू देम बाय द कंपनी एजेंट। तो जो भी कंपनी के लिए जहां से इन्होंने एडवांस लिया है, वो जो भी डिजाइन देगा आपको वही बनाना पड़ेगा। The 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras। हमने ऊपर मसूलीपट्टनम वाले पैराग्राफ के अंदर भी ये पढ़ा था, मसूलीपट्टनम वाला जो हमने जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि क्योंकि मसूलीपट्टनम जो है डच और इंग्लिश के हाथ से चला गया, उन्होंने क्या किया, इंग्लिश ने क्या किया, इंग्लिश कंपनी ने कैलकटा एंड मद्रास के अंदर अपने जो है वो खोले, अपने जो भी उन्होंने फैक्ट्री खोलनी थी या जो भी खोलना था, वो उन्होंने कैलकटा मद्रास में खोला। और इसकी वजह से क्या है, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, इनका राइज दिखा हमें। यानी ये जो टाउन्स थे ये एकदम से बहुत पॉपुलर हुए और ये आज भी बहुत पॉपुलर है, विच आर नोडल सिटीज टुडे। आज भी ये बहुत पॉपुलर है जो उस टाइम में थी। Craft and commerce underwent major changes as merchants and artisans, such as weavers, were moved into the black towns established by the European countries within these new cities। ये जो टॉपिक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आप पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या किया इन लोगों ने, बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, जब एकदम से इसका राइज देखा तो क्राफ्ट और कमर्स में बड़े सारे इन्होंने चेंजेस कर दिए। यानी कि क्राफ्ट पर्सन, मतलब जो भी ये क्राफ्ट करना होता था, या जो भी ये जो वीवर्स होते हैं, जो मर्चेंट्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, जो क्राफ्ट बनाते हैं, यहाँ इन लोगों ने बहुत मेजर चेंज देखा। क्या चेंज देखा, एक ब्लैक टाउन करके, ये जो यूरोपियन कंपनीज हैं इन्होंने क्या किया, एक ब्लैक टाउन बनाया। ब्लैक टाउन में क्या किया, जितने भी ब्लैक्स हैं इन्होंने क्या बोला, नेटिव ट्रेडर, यानी कि जो इंडियन के नेटिव ट्रेडर्स थे या ट्रेडर या जो क्राफ्ट करते थे, क्राफ्ट पर्सन थे, ये ब्लैक्स हैं, इनको क्या किया, ब्लैक टाउन में भेज दिया। और ये जो व्हाइट रूलर्स हैं, यानी कि ये जो यूरोप से जो आए थे व्हाइट रूलर्स, इन्होंने क्या किया, सुपीरियर रेजिडेंस लेने शुरू कर दिए। यानी अच्छी अच्छी जगह जहाँ जो फोर्ट्स बने हुए थे ये वहां रहने लग गए। और इन्होंने साइड में सिटी के अंदर एक ब्लैक टाउन करके जगह बनाई, वहां पे इन्होंने सारे वीवर्स को भेजा कि तुम सारे ब्लैक वीवर जो उधर ब्लैक टाउन में रहो, और जो हम सारे व्हाइट रूलर्स हैं हम जो रहेंगे फोर्ट्स के अंदर रहेंगे। ये इन्होंने कहा किया था। बेसिकली ये चेंजेस मद्रास और कैलकाटा के अंदर आए थे। अब हम इसको पढ़ते हैं। Crafts and commerce underwent major changes as merchants and artisans, such as weavers, were moved into the black towns established by the European companies within
दीज न्यू सिटीज कौन सी, मद्रास और कैलकाटा की बात हो रही है। न्यू सिटी कौन सी न्यू सिटीज, मद्रास एंड कैलकाटा। इसके अंदर ब्लैक टाउन एस्टेब्लिशमेंट की किसने, यूरोपियन कंपनीज ने। द ब्लैक्स कौन, और द नेटिव ट्रेडर्स, ब्लैक्स किनको कह रहा है ये, कौन ब्लैक्स कौन है, नेटिव ट्रेडर एंड क्राफ्ट पर्सन। नेटिव यानी जो यहाँ के ओरिजिनल लोग हैं, जो इंडिया के ओरिजिनल लोग थे, लोग थे, नेटिव ट्रेडर और क्राफ्ट पर्सन थे, उन्हें ब्लैक बोला जाता था। वो ब्लैक्स वर कंफाइंड हियर वाइल द वाइट, जैसे ये देखो उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डाला हुआ है, व्हाइट्स ने क्या किया, व्हाइट रूलर्स ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेजिडेंसीज ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कैलकाटा। The story of craft and commerce in the 18th century will be taken up next year. 8th क्लास के अंदर आप इसके अंदर फुल डिटेल के अंदर पढ़ते हो कि वीवर्स, क्राफ्ट्स और इन सब चीजों का क्या क्या ब्रिटिश रूल के अंदर इनको कितना डिक्लाइन हुआ, क्या क्या इन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की, डिटेल में 8th क्लास के अंदर वैसे पढ़ते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे बस आप देखो, ब्लैक्स जो थे, कौन ब्लैक्स, नेटिव ट्रेडर्स, इनको उन्होंने निकाला, एक ब्लैक टाउन बनाया और बोला आप यहाँ रहो, यहाँ जाके काम करो। और खुद इन्होंने क्या किया, ये जो व्हाइट, अपने आप को ये व्हाइट रूलर कहते थे, हम व्हाइट रूलर्स हैं, इन्होंने क्या किया, सुपीरियर जगह, सुपीरियर यानी अच्छी अच्छी रेजिडेंसी ले ली। कहाँ रहने लग गए ये, फोर्ट में रहते थे, सेंट जॉर्ज फोर्ट जो मद्रास के अंदर है, और सेंट विलियम फोर्ट जो कैलकाटा के अंदर है, वहां रहना इन्होंने शुरू कर दिया। ये जो है बॉम्बे स्ट्रीट, अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर आप देख सकते हो। अब हम पढ़ेंगे एल्सवेयर, वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस। स्टोरी टाइप पढ़ना है, इसको स्टोरी की तरह समझना। इन द 15th century यूरोपियन सेलर्स अंडरटुक अनप्रेसिडेंटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ सी रूट। यानी कि पुराने टाइम में हमारे पास ऐसा गूगल तो था नहीं जो हम देखें कि सी रूट कहाँ है। सी रूट्स ढूंढने जो है बड़े मुश्किल होते थे, मतलब सी के रास्ते किसी कंट्री जाना, वो जो रूट ढूंढना होता था वो बड़ा मुश्किल होता था। लोग चले जाते थे और फिर अपने आप ढूंढते थे, ऐसे सी रूट्स ढूंढे जाते थे पुराने टाइम में। They were driven by the desire to find ways of reaching the Indian subcontinent and obtaining spice. तो सबसे पहले जो यूरोपियन सेलर हैं, इन्होंने क्या किया, सी रूट ढूंढना शुरू किया। क्यों ढूंढने शुरू किया, क्योंकि उनको इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जाना था और वहां से जाके स्पाइसेस लेके आनी थी, ट्रेड करना था। इस डिजायर में इन्होंने क्या किया, सोचा कि हम एक सी रूट ढूंढते हैं इंडिया को जो जाता है। वास्को डी गामा इंपॉर्टेंट, वास्को डी गामा जो है इन्होंने क्या किया, वॉज अ पोर्टुगीज सेलर, पोर्टुगल से आए थे ये, पोर्टुगल से आए थे वास्को डी गामा। A Portuguese sailor was one of those who sailed across the Atlantic to the African coast, went round it, crossing over to the Indian subcontinent. His first journey took more than a year. 1 साल लग गया उसको कहाँ जाने में, अपने पोर्टुगल से कैलकटा, कैलिकट के अंदर वो लैंड करे थे। कैलिकट अगर आपको होता है पहला वाला कैलकटा, कैलिकट यानी इंडिया के अंदर लैंड करने में 1 साल लग गया उन्होंने क्या किया, यहाँ से शुरू हुए अटलांटिक ओशन से, अफ्रीका जो पूरा है ना उसका पूरा चक्कर काट के इंडिया के अंदर ऐसे, ये जो कह रहे हैं ना वेंट राउंडेड यानी अफ्रीकन कोस्ट पे ऐसे पूरा चक्कर काट के ऐसे आए थे इंडिया की तरफ। अगर आपको ऐसे मैप अगर आप पूरा याद रखो तो पोर्टुगीज देखो, पोर्टुगीज से अफ्रीकन कोस्ट, फिर ऐसे उसके पूरा घूम के फिर ये इंडिया में पहुंचे। एंड रिटर्न टू लिस्बन, the capital of Portugal, the following year. तो अगले साल वो वापस अपनी पोर्टुगल के कैपिटल लिस्बन गए। He lost 2 of his 4 ships, 4 शिप लेके गए थे, 2 लॉस्ट हो गई। लॉस्ट क्या होता है, उस टाइम पे तो हम शिप्स इतनी एडवांस नहीं थी कि सी वेदर को ध्यान रखे, कुछ भी ऐसी चीजें थी उनको ध्यान रखे, तो वहां 2 शिप वहां चली गई। And one of the 170 men at the start of journey, only 54 survived. शुरू में कितने लोग गए थे, 170 लोग गए थे, लेकिन एंड में आता था कितने रह गए, 54 ही रह गए। In spite of the obvious hazards, the routes that were opened up proved to be extremely profitable. इसी के रूट्स फॉलो करके इंग्लिश, डच और फ्रेंच सेलर, वास्को डी गामा ने जो रूट बनाया था उसी को फॉलो करके इंग्लिश, डच और फ्रेंच जो है इंडिया पहुंची। The search for sea routes to India had another unexpected fallout. ये जो स्टोरी है बड़ी अच्छी है।
On the assumption that the earth was round, Christopher Columbus, an Italian, decided to sail westwards across the Atlantic Ocean. तो अगर आपको पता है वर्ल्ड मैप अगर आप देखो, इंडिया जो है ईस्ट के अंदर आता है, तो उसने बोला अर्थ तो राउंड है, तो मैं क्या करता हूँ, इटालियन जो है वास्को, ये जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है, उन्होंने क्या बोला, अर्थ तो गोल है, तो चाहे मैं इधर जाऊं, यानी कि चाहे मैं ईस्ट की तरफ जाऊं, चाहे मैं वेस्ट से पूरा घूम के अर्थ का चक्कर लेके आऊं, बात तो सेम ही है, मैं पहुंच ही जाना है वहां पे, अर्थ तो राउंड है क्योंकि मैं तो पहुंच ही जाऊंगा कभी भी। तो इसने क्या किया, क्रिस्टोफर कोलंबस ने, इसने इंडिया पहुंचने के लिए वेस्ट में जर्नी शुरू कर दी, यानी उल्टी जगह जाने लग गया। और ये कहाँ पहुंच गया, ये पहुंच गया, ही लैंडेड इन वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज अगर आपको पता है तो वेस्ट इंडीज कहाँ है, कौन से कॉन्टिनेंट में, वेस्ट इंडीज नॉर्थ अमेरिका में है। तो ये उल्टा जाते जाते इसने क्या किया, वेस्ट इंडीज पहुंच गया ये, और इसने सोचा वेस्ट इंडीज ही इंडिया है, इसको लगा अच्छा यही इंडिया, तभी वेस्ट इंडीज का नाम इंडीज, इंडिया से आया है। वेस्ट इंडीज यानी वेस्ट में इंडिया, उसको ये वेस्ट इंडीज कहने लग गए। ये नाम जो है इंडिया से लिया हुआ है, वेस्ट इंडीज। तो वो उल्टा जाने लग गया, उल्टा जाके नॉर्थ अमेरिका पहुंच गया। नॉर्थ अमेरिका में उसने बोला कि मैं इंडिया पहुंच गया। इंडिया पहुंच के उसने देखा कि ये इंडिया पहुंच के मतलब वेस्ट इंडीज, आज पता है ना वेस्ट इंडीज, उस टाइम पे थोड़ी पता था। which got their name because of this confusion in 1492. He was followed by sailors and conquerors from Spain and Portugal. तो उसके पीछे पीछे कौन है, स्पेन एंड पोर्टुगीज से कॉन्करर्स आए। कॉन्करर यानी जो जगह को कॉन्कर करते हैं। Who occupied large part of Central and South America. अब अमेरिका की जो खोज है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, अगर आपको पता हो क्रिस्टोफर कोलंबस कौन है, अमेरिका की खोज करने वाला। और वहां पे कहते हैं उनके नेटिव जो लोग थे ना अमेरिका के, वो रेड कलर के या रेड कलर के कपड़े पहनते, तो उसने इनको रेड इंडियंस नाम दिया था। Who occupied large part of Central and South America, often destroying earlier settlement. यानी उस टाइम पे जो भी वहां की पुरानी सेटलमेंट थी उनको जो है ये कॉन्करर जो थे डिस्ट्रॉय कर देते थे ताकि अपनी जगह बना ले वहां पे। ये तो स्टोरी है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने इंडिया की खोज करने निकला था और अमेरिका की खोज कर दी थी। तो ये उसकी स्टोरी है, और ये उसने उसका नाम क्या दिया, वेस्ट में इंडिया मिल गया, तो वेस्ट इंडीज उसने जहाँ पे ये पहुंचा था पहले, वहां पे उसने उसका नाम ये रख दिया, मतलब बाद में उसका नाम ये रखा गया। बस इसके बाद चैप्टर जो है आपका फिनिश हो गया है। थैंक यू।